नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 इन्वायरमेंट पर्यावरण की क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है। इससे पहले 5 क्लासेस आपकी पीआरटी इन्वायरमेंट की टीआरई 4 के लिए हो चुकी हैं और ये सभी क्लासेस 9th to 12th एनसीईआरटी पर आधारित है। आज की जो क्लास है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, ये आपका क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी पर आधारित है पूर्णतया। और आज हम इस चैप्टर में, इस क्लास में जैव विविधता से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे और साथ में जैव विविधता का जो संरक्षण होता है, कैसे कैसे होता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें आपसे प्रश्न इससे पहले भी पूछा गया है और आगे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। साथ में बायोडाइवर्सिटी का एक अलग क्लास भी आएगा जिसमें आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, रामसर साइट वगैरह के भी बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो ये क्लास आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिसमें जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। साथ में आज हम 5 बजे या उससे पहले भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, तो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम आपको सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट सेंड करेंगे और इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट जहाँ पे सेंड की जाएगी उसी के जस्ट नीचे उस प्लेलिस्ट का जितना भी पीडीएफ होगा, जितना भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, हो सकता है 1-2 पीडीएफ मिसिंग हो, तो जितने भी पीडीएफ आपके हो सकते हैं हम उतने पीडीएफ आपको वहाँ पर अटैच कर देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। और साथ में प्लेलिस्ट वाइज रहेगा, प्लेलिस्ट के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है आज अपना जो भी पीडीएफ है उसको सेव कर लीजिएगा। बार बार पीडीएफ आपको भेजना संभव नहीं होगा, ये आप लोग भी समझते हैं। तो 5 बजे आज शाम में आपको ये जो पीडीएफ है प्लेलिस्ट के साथ में मिल जाएगा। आपको कौन कौन सी क्लासेस पीआरटी के लिए करनी है ये भी आपको मालूम पता चल जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता की अगर हम बात करें तो जो जैव विविधता का जो शब्द है 1985 में वाल्टर जी रोशन ने दिया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव विविधता शब्द को किसने गढ़ा है या जैव विविधता शब्द किसने दिया है, तो 1985 में वाल्टर जी रोशन ने दिया था। दूसरा इसमें है कि जो जैव विविधता शब्द है उसको सामाजिक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द को फेमस किया था, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया था और इन्होंने जो है जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए इसको प्रचलित किया था। तो एडवर्ड विल्सन ने क्या किया था, सामाजिक जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने जैव विविधता को जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता के रूप में दर्शाया था। और इस तरीके से जो है पूरे विश्व में जो जैव विविधता का कॉन्सेप्ट है, शब्द जो उसका अवधारणा है, वो फेमस किया था एडवर्ड विल्सन ने। और जो जैव विविधता शब्द है वो किसने दिया था, वाल्टर जी रोशन ने। तो यहाँ पर इन्होंने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जो विविधता होती है, तो जैविक संगठन में 3 स्तर पर इन्होंने विविधता दर्शाया था, दिखाया था। पहला है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है जातीय या स्पीसीज विविधता, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एडवर्ड विल्सन ने 3 प्रकार के विविधता को बताया था जैविक संगठन के स्तर पर। तो पहला है आनुवांशिक, फिर है जातीय, तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। आइए एक एक करके सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में इनको समझते हैं। सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को, कमेंट भी आप लोग जरूर करा करिए। हमने पिछले लाइव सेशन में आपको बताया भी था कि जब आप कमेंट करते हैं तो एक कनेक्टिविटी भी फील होती है, हमें भी और आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक विविधता क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता होता है ये आनुवांशिक स्तर पर होता है, जेनेटिक लेवल पे होता है। और एक जो जाति होती है या प्रजाति होती है, स्पीसीज होती है, वो अपने वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता दर्शा सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। और उससे पहले आपको एक थोड़ा सिंपल शब्दों में जो आनुवांशिक विविधता है उसके उदाहरण आपको समझा दें। जैसे आपने देखा होगा कि कुत्तों की विभिन्न नस्लें पाई जाती हैं, तो जो कुत्तों की विभिन्न प्रकार की जो नस्लें पाई जाती हैं ये उदाहरण है आनुवांशिक विविधता का, जेनेटिक डाइवर्सिटी का। ये आप आराम से समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कुत्ते, अलग अलग ब्रीड के कुत्ते जो पाए जाते हैं वो किसका उदाहरण है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का। जीन्स चेंज हुए, जीन्स परिवर्तन हुआ तो नस्लें बदल गई, ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप जो है गुलाब के बहुत सारे आपने बहुत सारी किस्में सुनी होंगी कि बहुत ये कई सारी वेराइटीज सुनी होंगी गुलाब फूल की। तो गुलाब की भी कई सारी वेराइटीज आती हैं, तो किसके चेंज के कारण, जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण। जेनेटिक जीन्स चेंज होंगे तो गुलाब का किस्म भी, वेराइटी भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है जो भी खेती करने वाले घर परिवार से मौजूद अभ्यर्थी हैं, आप समझ सकते हैं कि गेहूँ चावल की कितनी सारी वेराइटीज़ आती हैं, आप लोग कमेंट भी करिए। तो ये जो गेहूं चावल की जो किस्में हैं इनकी वेराइटीज़ क्यों अलग अलग हो जाती हैं, उसमें जीन्स परिवर्तन हो जाता है। तो जेनेटिक
डाइवर्सिटी का ये उदाहरण है कि गेहूं चावल की अलग अलग किस्में हमें देखने को मिलती हैं। और साथ में आम की भी इसी प्रकार से आम की भी कई वैरायटी होती है। तो वो किसके कारण? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण, आनुवांशिक विविधता के कारण। तो आनुवांशिक विविधता आपको क्लियर हो गया होगा। जेनेटिक स्तर अनुवांशिक स्तर पर रहती है। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में, जैसे हिमालय की 3 श्रेणियाँ आपने पढ़ी हैं, जो है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो 3 प्रकार की जो विभिन्न श्रेणियां हैं हिमालय की, उनमें एक औषधीय पादप पाया जाता है, मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है, जिसका नाम है राउओल्फिया बोमिटोरिया। तो राउओल्फिया बोमिटोरिया की जो आनुवांशिक विविधता है उसके द्वारा उत्पादित एक सक्रिय रसायन उत्पादित करता है, जिसका नाम है रेसरपिन। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेसरपिन नाम का रसायन कौन जो है उत्पादित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राउओल्फिया बोमिटोरिया। कहाँ पाया जाता है? हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में। तो हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में जो राउओल्फिया पाया जाता है, राउओल्फिया बोमिटोरिया पाया जाता है, तो ये जो रेसरपिन रसायन को सक्रिय करता है, ये इसकी क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो ग्रेटर हिमालय है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, तो जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, वहाँ पर राउओल्फिया बोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता ज़्यादा हो सकती है। और वहीं शिवालिक की अगर हम बात करेंगे तो शिवालिक की ऊंचाई कम है, तो इसकी जो आनुवांशिक विविधता शिवालिक में कम हो सकती है। तो ये आप उदाहरण से यहाँ पर समझ गए होंगे, जो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी द्वारा एग्जाम्पल बताया गया है। तो ग्रेटर हिमालय में राउओल्फिया बोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता ज़्यादा होगी, ज़्यादा बेहतरीन होगी, उसकी जो सांद्रता क्षमता होगी रेसरपिन को उत्पादित करने की वो ज़्यादा होगी, और शिवालिक की बात करेंगे तो कम होगी। तो ये आपने उदाहरण के रूप में समझ लिया। फिर है भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। तो ये भी आपका उदाहरण एनसीईआरटी से था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है आनुवांशिक विविधता, तो ये हमने देख लिया है। फिर आते हैं जातीय विविधता। तो जातीय विविधता क्या होता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? तो जातीय विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, या भिन्नता जाति स्तर स्पीसीज लेवल पर होती है। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि पश्चिमी घाट आपने देखा है कि जो भारत का जो पश्चिमी घाट है और उत्तरी जो है पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट की जो उभयचर जातियों की विविधता होगी, जो उभयचर जातियाँ एम्फीबियन स्पीसीज जो पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, उनकी जो विविधता होगी वो पूर्वी घाट से ज़्यादा होगी। तो ये आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि पश्चिमी घाट की जो भी उभयचर जातियाँ होंगी, उनकी जो विविधता होगी पूर्वी घाट से अधिक होगी। इसके अलावा पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली जो प्रजातियाँ होंगी, जातियाँ होंगी, नॉर्मल जो जातियाँ होंगी, प्रजातियाँ होंगी, सामान्य रूप से भी जो पाई जाती होंगी पश्चिमी घाट में, उनकी जो विविधता होगी पूर्वी घाट से ज़्यादा होती है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और ये आपको मालूम है क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट जो है वो उस तरीके से मानसून को नहीं प्राप्त कर पाता जिस तरीके से पश्चिमी घाट प्राप्त करता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। पश्चिमी घाट जो है एक कंटिन्यूअस तरीके से चलती है, एक लगातार उसका पूरा, कहीं बीच में कोई गैप वगैरह नहीं है। कुछ एक गैप है लेकिन बहुत ही नाम मात्र के हैं। लेकिन जो पूर्वी घाट है ये बीच बीच में ब्रोकन है, टूटा हुआ है और नदियों के द्वारा अपर्दित क्षेत्र है। तो इस हिसाब से पूर्वी घाट में जो विविधता है जातियों की, स्पीसीज की, वो कम है और वही पश्चिमी घाट में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जब हम विविधता को सबसे बड़े स्तर पर यानी कि एक पारितंत्र स्तर पर चेक करते हैं कि विविधता पारितंत्र स्तर पर देखते हैं कि किस पारितंत्र की विविधता ज़्यादा होगी, तब उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय विविधता। जैसे कि भारत का जो रेगिस्तान है उसकी पारिस्थितिकीय विविधता वर्षा वन से बहुत ही कम होगी। आप समझ सकते हैं कि जो वर्षा वन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन वर्षा वन है। तो वर्षा वन में जो पारिस्थितिकीय विविधता होगी, प्रजातियों के ज़्यादा पाए जाने के कारण ओवरऑल जो पारिस्थितिकीय विविधता होगी वर्षा वन में ज़्यादा पाई जाएगी। वही भारत के जो रेगिस्तान है वहाँ पर पारिस्थितिकीय विविधता क्या होगी? बहुत ही कम होगी। वर्षा वन में सबसे ज़्यादा होगी, मैंग्रोव में भी अच्छी खासी मात्रा में होगी, प्रवाल भित्ति में भी बहुत होती है, आर्द्रभूमि, ज्वार नदमुख, एल्पाइन, तो ये चीज़। और यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में समझा भी दिया गया कि भारत में जो भी ये पाए जाते हैं रेगिस्तान, वर्षा वन और प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्रभूमि, ज्वार नदमुख, ये सब जो पाए जाते हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है नॉर्वे जो है आर्कटिक वृत्त में स्थित है, 66.5 डिग्री के बाद स्थित है। वहाँ पे ठंडक बहुत पड़ती है, बहुत ही ठंडा मौसम है। तो वहाँ का जो पारितंत्र है उससे बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही ज़्यादा विविध होगा जो है भारत का क्षेत्र। तो ये उदाहरण के रूप में क्षेत्र के हिसाब से समझाया है। बाकी आप पारिस्थितिकीय विविधता को
जो है भारत के रेगिस्तान और वर्षा वन के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि अलग अलग जैसे पारितंत्र चेंज होगा वैसे ही बदल जाएगा। इसके अलावा आप जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो पारितंत्र है, और दूसरी तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय जो पारितंत्र है, दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी आपका उष्णकटिबंधीय जो प्रजातियों की जो विविधता होगी बहुत ज़्यादा होगी शीतोष्ण से, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो 3 प्रकार की हमने विविधता देखी है। पहला है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता। 3 प्रकार की विविधता आपको याद रखना है। फिर है भारत का भूमि क्षेत्र, एनसीईआरटी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, आपको मालूम भी है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो भूमि क्षेत्र है विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी जो वैश्विक जातीय विविधता है ये आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी से ये फैक्ट लिया गया है। तो भारत की जो वैश्विक जातीय पर विविधता है वो 8.1% है, और विश्व का भूमि क्षेत्र की बात करेंगे तो विश्व के मुकाबले भारत का जो भूमि क्षेत्र है विश्व का केवल 2.4% है, ये आपको मालूम भी है। फिर बात करें कि भारत संसार के 17 महाविविध देशों में से एक है। एनसीईआरटी में 12 लिखा गया है, लेकिन इस समय प्रेजेंटली 17 है, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा। एनसीईआरटी में 12 दिया गया, बहुत पहले का अपडेट है, लेकिन अभी वर्तमान में जो 17 महाविविध देश हैं जिनको हम मेगा बायोडाइवर्स कंट्री कहते हैं, तो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री 17 है, भारत उनका पार्ट है। साथ में यूनेप वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो है महाविविध देशों का पहचान करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाविविध देशों का पहचान कौन करता है, तो यूनेप का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो यूनेप और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ये आपका जो है महाविविध देशों का मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज का पहचान करता है। 17 है इसमें, बाकी आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बट एक बार ऐसे देख लीजिए कि 17 कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर चाइना, सी फॉर कोलंबिया, ई फॉर इक्वाडोर, ऐसे बाकी भारत भी है, तो ये याद रखिएगा। बाकी आपको सारे याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट मे का एनसीईआरटी में फैक्ट दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट मे एक जो है वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन दिया है वैश्विक जातीय विविधता का, तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का वैश्विक जातीय विविधता को लगभग इन्होंने 70 लाख 7 मिलियन तक माना है। और रॉबर्ट मे का इस अध्ययन में ध्यान रखिएगा कि वैश्विक जातीय विविधता 70 लाख किसने बताया, तो रॉबर्ट मे ने। फिर बात करते हैं मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, महाविविध देश का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, तो 1988 में रसल मिटरमियर ने दिया था। RUSSEL, रसल मिटरमियर, चूंकि अंग्रेजी नाम है इसको आप हिंदी में अपने हिसाब से अनुवाद कर लीजिए। तो रसल मिटरमियर ने सबसे पहले मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज का महाविविध देशों का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, तो जैव विविधता का मापन हम जो है 2 तरीके से देखते हैं। पहला है स्पीसीज रिचनेस, जातीय समृद्धि कैसी है, दूसरा है स्पीसीज इवननेस, जिसको हम जातीय समरूपता बोलते हैं। तो किसी समुदाय में जो मौजूद विभिन्न प्रजातियों की सापेक्ष बहुतायत का माप दर्शाता है, और आप स्पीसीज इवननेस को, जातीय समरूपता को इस रूप में समझ सकते हैं कि कोई जो प्रजाति की समानता हो सकती, दुर्लभता हो सकती है किसी क्षेत्र में। मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर किसी जाति की बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो वहाँ पर समानता की बात हो जाएगी। कहीं पे बहुत ज़्यादा दुर्लभ होगा, पाया ही नहीं जाएगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जो जातीय समरूपता स्पीसीज इवननेस होता है, क्या होता है, किसी समुदाय में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की सापेक्ष बहुतायत का माप। तो किसी भी समुदाय में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मौजूद हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में उनकी मात्रा कितनी ज़्यादा है, जिनकी ज़्यादा होगी तो प्रजाति की समानता दर्शाएंगे, जिनकी कम होगी तो प्रजाति की वो दुर्लभता दिखाएंगे। फिर आते हैं स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस, जातीय समृद्धि। जातीय समृद्धि का मापन कैसे करते हैं, तो जातीय समृद्धि या प्रजातीय समृद्धि या स्पीसीज रिचनेस का मापन हम जो है 3 प्रकार से करते हैं। अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। और 1972 में वाइट टेकर ने अल्फा, बीटा और गामा स्पीसीज डाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट दिया था। तो अल्फा, बीटा और गामा विविधता की कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अवधारणा किसने दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा 1972 में वाइट टेकर में। आपको कमेंट करके बताया कि वाइट टेकर जो है किस प्रकार के क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए फेमस है। कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो वाइट टेकर किस टाइप का इन्होंने वर्गीकरण दिया है, तो आप कमेंट करके बताइए। और वाइट टेकर ने ही अल्फा, बीटा और गामा विविधता का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं अल्फा, बीटा और गामा। डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधता क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो अल्फा विविधता की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की जो संख्या का मापन होता है सिंपल में, वो अल्फा विविधता होता है। तो पहले स्तर पर हम क्या करेंगे, संख्या गिन लेंगे सभी प्रजातियों की, तो जो संख्या का मापन होता है वही होता है अल्फा विविधता, सिंपल में समझिए। फिर दूसरा है बीटा विविधता। बीटा विविधता क्या होता है कि यह पारितंत्रों के बीच में विविधता की तुलना करता है। तो दो पारितंत्र में विविधता कैसी है किसी प्रजाति की, उसकी ये तुलना करेगा। यह पारितंत्रों में प्रजातियों के बदलने की दर मात्रा को संदर्भित करता है। यानी एक पारितंत्र दूसरा पारितंत्र, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे कोई दूसरी प्रजाति है वो 10 है, तो यहाँ पे 9 है। तो कुल मिलाकर प्रजातियों के बदलने की दर मात्रा को संदर्भित करता है। तो पारितंत्रों के बीच में विविधता की तुलना करता है बीटा विविधता। गामा विविधता क्या होता है, तो जब हम संपूर्ण रूप से पारितंत्र में जैव विविधता को देखते हैं, मापन करते हैं, तो वो गामा विविधता हो जाता है, जिसको हमने अभी पीछे देखा था पारिस्थितिकीय विविधता। तो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है कुल मिला के वही है गामा विविधता। गामा विविधता किसी क्षेत्र या पारितंत्र में संपूर्ण जैव विविधता का मापन करेगा कि एक संपूर्ण जैव विविधता किसी पारितंत्र में संपूर्ण जैव विविधता कैसी है, ओवरऑल कैसा है, तो वो देखेगा। फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। तो पहला फैक्ट ध्यान रखिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। तो नॉर्मन मेयर्स या नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था जैव विविधता हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट। जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान कौन करता है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल करता है, आपको कमेंट करके बताना है कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान कौन करता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। दो मानदंड हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने के, दो मानदंड हैं, दो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे जैव विविधता हॉटस्पॉट को काउंट किया जाता है। तो पहला क्या है कि किसी क्षेत्र के लिए कम से कम 1500 संवहनीय पौधों की प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए। एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज एस इंडीमिक। तो वेस्कुलर जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, जो संवहनीय पौधे होते हैं, उनकी कम से कम 1500 प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए। स्थानिक का मतलब होता है इंडीमिक, और इंडीमिक का सिंपल सा मतलब होता है कि उसी विशेष स्थान पे वो प्रजातियां पाई जाएं और कहीं भी ना पाई जाएं। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनको हम स्थानिक प्रजाति बोलते हैं, इंडीमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो 1500 संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, स्थानिक या इंडीमिक। दूसरा है कि इस क्षेत्र में इसकी मूल वनस्पति का 30% या उससे कम क्षरण होना चाहिए। तो 30%, तो ध्यान रखिएगा कि किसी और उस क्षेत्र में उसकी जो मूल वनस्पति है, यानी ये जो भी इसका वनस्पति है 1500, पहला क्राइटेरिया 1500 हो गया। दूसरा हो गया कि जो भी इसका वनस्पति है उसका 30% उसका क्षरण होना चाहिए, कम से कम 30% उसका क्षरण होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दो क्राइटेरिया है जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने के। कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मायर्स ने, वर्ष आपको नहीं याद रखना कि किस वर्ष में दिया था। फिर विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर 36 है। आपको कहीं पे कुछ मिलेगा, एनसीईआरटी में भी अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में 36 है, यही आपको ध्यान रखना। और ये 2016 के हिसाब से 36 है, कोई ऐसा नहीं कि आजकल में चेंज हुए हैं। तो 2016 के हिसाब से 36 है, और एनसीईआरटी में कुछ अलग भी दिया गया है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। 36वां जो बना था आपको याद नहीं रखना, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन बना था 2016 में। फिर आते हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है अलग अलग परीक्षाओं में। तो भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है 4 हैं। पहला है पश्चिमी घाट, जिसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, ये श्रीलंका मिलाकर। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ध्यान रखिएगा जो पश्चिमी घाट है उनका जो है श्रीलंका तक उनका पहुँच है, श्रीलंका तक पहुँचते हैं, और श्रीलंका वाला पार्ट मिलाकर पश्चिमी घाट और श्रीलंका मिलाकर जैव विविधता हॉटस्पॉट एक माना गया है। दूसरा है हिमालय, पश्चिम से लेकर पूरब तक का जो हिमालय है वो माना गया है। फिर है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा का जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसमें हम उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, उनको भी कंसीडर करते हैं। तो उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं स्पेशली जो है, तो जो म्यांमार बॉर्डर पे जो भी पहाड़ियाँ हैं जिनको हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जैसे नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, तो ये सब पटकाई बम, अरुणाचल में पटकाई बम, तो ये सब जो पहाड़ियाँ हैं ये किसका पार्ट है, इंडो बर्मा का पार्ट है। तो इंडो बर्मा यानी बर्मा म्यांमार को बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे बहुत पहले। तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को मिलाकर इंडो बर्मा का हॉट स्पॉट है। चौथा है, और इसी में इंडो बर्मा में ही माना जाता है अंडमान। तो अंडमान जो ऊपर वाला भाग है अंडमान का, अंडमान निकोबार में जो अंडमान वाला भाग है वो इंडो बर्मा का माना जाता है। साथ में चौथा है सुंडालैंड, सुंडालैंड में निकोबार द्वीप को इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा
4 हैं जो भारत जिसका भाग है। पहला पश्चिमी घाट है पूरा, दूसरा हिमालय है, तीसरा इंडो बर्मा में जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं वो इंडो बर्मा में जाती है, और चौथा सुंडालैंड जिसमें निकोबार द्वीप समूह, जावा सुमात्रा बाली आपने सुना होगा, तो जो जावा सुमात्रा बाली वगैरह है तो उस पार्ट को हम सुंडालैंड बोलते हैं, और सुंडालैंड में निकोबार द्वीप भी आता है। तो अंडमान जाएगा इंडो बर्मा में और सुंडालैंड जाएगा निकोबार द्वीप में। तो 4 आपको याद रखने हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। कौन इनकी जो है पहचान करता है, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, कंजर्वेशन इंटरनेशनल की पहचान करता है। आगे बढ़ते हैं, और जो भारत में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट्स हैं, एनसीईआरटी में आपको 3 दिया गया है। एनसीईआरटी में पश्चिमी घाट, हिमालय और इंडो बर्मा दिया गया, तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे दिया गया है। मानदंड की बात कर ले तो इसमें प्रजाति समृद्धि, स्पीसीज रिचनेस, इंडेमिज्म, स्थानिकता को और थ्रेट परसेप्शन, कितना खतरा है, तो ये भारत के बारे में बात करें तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखा गया है अलग से। तो प्रजाति समृद्धि, इंडेमिज्म और थ्रेट परसेप्शन। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता कैसे कैसे बदलती है उससे रिलेटेड है। पहला है अक्षांशीय प्रवणता। तो अक्षांशीय प्रवणता का मतलब होता है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लेटिट्यूड का मतलब होता है कि, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब हम अक्षांश में जो है इक्वेटर विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो उस केस में अक्षांश जो है जैव विविधता क्या होगा, तो सामान्यतः जैव विविधता जो होती है भूमध्य या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है और ये ध्रुव है। तो ध्रुव की ओर जाने पर यानी सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाएगी वो भूमध्य या विषुवत रेखा पे पाई जाएगी, फिर वहाँ से ध्रुव की ओर जाते जाते कम होने लगेगी। फिर दूसरा है सामान्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और नीचे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें जो है शीतोष्ण और ध्रुव प्रदेशों के मुकाबले बहुत अधिक जातियां पाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है, इसीलिए हम अमेजन वर्षावन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है। तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता का कारण क्या होता है कि ऐसे क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में जो क्षेत्र हैं इन्हीं को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा और विषुवत रेखा से लेकर जो मकर रेखा का 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रॉपिक्स बोलते हैं या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो इनका कारण क्या है कि इतनी ज़्यादा जैव विविधता का, तो पहला है जाति उद्भवन, स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन क्या होता है, ये जाति उद्भवन जो होता है वो समय के साथ में होता है। विभिन्न प्रकार की जातियों का उद्भव होता है, जातियाँ स्टेबलाइज होती हैं। तो शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनदन हुआ है, ग्लेशिएशन होता रहा है। ग्लेशिएशन क्या होता है, हिमनदन क्या होता है कि जो शीतोष्ण क्षेत्र रहे हैं प्राचीन काल से कई बार वहाँ पर आइस एज आया। आइस एज एक कॉन्सेप्ट होता है कि पूरा जो क्षेत्र होता है बर्फ़ से ढक जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है वहाँ पर, और इसको हम बोलते हैं ग्लेशिएशन। जो नदी से लेकर जो भी तालाब हैं, झील है, सब कुछ जम जाता है, हिमनद हो जाता है पूरी तरीके से। तो जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पर प्राचीन समय से बार बार हिमनदन होता रहा है, इसलिए यहाँ पर जातियाँ उद्भव नहीं हो पाई हैं अच्छे से। वही बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत आबादित रहा है। आबादित का मतलब है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ है, और इसी कारण जाति विकास और विविधता के लिए बहुत सारा समय मिल गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को। अच्छी खासी बारिश होती है, सब कुछ कंडीशंस आइडियल है, तो इसलिए उष्णकटिबंध क्षेत्र, और यहाँ पे कोई जो है काफ़ी वर्षों से, लाखों वर्षों से कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, तो जाति विकास अच्छा हुआ, जैव विविधता के लिए भी अच्छा खासा समय मिला। लेकिन शीतोष्ण क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फ़ जहाँ पड़ रही है तो वहाँ पर जो है कैसे संभावना होगी, प्रकाश संश्लेषण की कैसे संभावना होगी कि जो है वहाँ पर वनस्पति वगैरह ग्रो करेंगे, तो ये कौन चीज़ है। फिर अगला है निकेत विशिष्टीकरण। निकेत विशिष्टीकरण या निशे स्पेशलाइजेशन। तो निकेत विशिष्टीकरण हमने निशे के बारे में या निकेत के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया है, समझाया है कि निशे होता क्या है। तो किसी भी पारितंत्र में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनको जो है प्रकृति ने स्थिर करने के लिए, ताकि वो टिक पाए, रह पाए, compete कर पाए, तो उनको अलग अलग समय में अलग अलग काम आवंटित कर रखा है। जैसे चमगादड़ हैं, वो रात में एक्टिव रहते हैं, रात में खाते पीते हैं, उनका काम क्या है, पारितंत्र
में कंट्रीब्यूशन करते हैं, हेल्प करते हैं। इतने सारे कीड़े मकोड़े जिनको खा जाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा भर जाएंगे पाचतंत्र में कि उससे दिक्कत हो सकती है। तो चमगादड़ का ही इस प्रकार से काम रहा। वही दूसरी प्रकार हम बाज की बात करेंगे तो बाज जैसे दिन में आएगा चमगादड़ घुस जाएगा अंदर अपने घर में। तो ये निषेध विशिष्टीकरण है और ये 2 एग्जाम्पल हमने दिए। तो निषेध विशिष्टीकरण उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में बहुत ज़्यादा होता है, शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न होता है। और उष्णकटिबंधीय पर्यावरण जो होता है वहाँ पे कम मौसमी परिवर्तन होता है, जैसा होता है लगभग वैसा ही रहता है। शीतोष्ण पर्यावरण में जैसे हमने बात की कि हिमनदन भी हो सकता है, बर्फ से ढका ही रह गया कई महीनों तक। फिर है यहाँ स्थिर पर्यावरण, जो उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में जो स्थिर रहता है, कम मौसमी परिवर्तन होता है इसलिए मुकाबले स्थिर है। तो स्थिर होने के कारण निषेध विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। एक जैसा जब परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर पर्यावरण रहता है, तो निषेध विशिष्टीकरण को यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को स्टेबल होने के लिए मौका देता है, निषेध विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से जो जाति विविधता होती है वो बढ़ जाती है। संसाधन भी अच्छा खासा यहाँ पर होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में। फिर आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें कि जो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं, जो सीधी किरणें होती हैं वो कर्क रेखा तक ही मिलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सीधी किरणें होती हैं वो केवल मकर रेखा तक ही मिलती हैं। उसके बाद फिर तिरछी होती जाती हैं पूरी तरीके से। तो ये चीज़ है। और सौर ऊर्जा कुल मिलाकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मिलता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन का मतलब हो गया कि जो प्रोडक्टिविटी, जो हमने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाई थी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, जैवमास बन रहा है, बायोमास बन रहा है, पेड़ पौधे जनरेट हो रहे हैं, तो उनका जो ड्राई वेट होता है, शुष्क भार होता है, उसी को हम जैवमास बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, उत्पादन अधिक हो रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और इसके कारण क्या होता है तो जैव विविधता बढ़ती है। फिर है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट नाम के एक व्यक्ति थे, एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में गहन अन्वेषण किया था और बताया था कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जो जातीय समृद्धि होती है वो अन्वेषण क्षेत्र की सीमा के साथ में बढ़ती है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको जो नीचे भी जो कुछ भी दिया है इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपके काम का नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपका काम का नहीं है। फिर है जैव विविधता की क्षति के कारण, ये आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो कई सारे पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। जैव विविधता की क्षति के कारण क्या क्या होते हैं। पहला है आवासीय क्षति और विखंडन, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। जब भी किसी जाति प्रजाति की आवासीय क्षति होती है, उसके आवास का विखंडन होता है, तो वो फिर जैव विविधता की क्षति पहुंचती है। एक हिसाब से पाईतंत्र में जो भी जैव विविधता रहती है उसमें कमी आती है, तो ये एक उदाहरण है। और जैव विविधता की क्षति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है आवासीय क्षति और विखंडन को, तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन को। फिर है अतिदोहन, पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे ही जा रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं संसाधनों को, तो अतिदोहन उदाहरण कारण है जैव विविधता की क्षति का। फिर तीसरा एग्जाम्पल है कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण, तो इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। तो विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण जैव विविधता की क्षति होती है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण क्या होता है, तो जैव विविधता की हानि होती है, जैव विविधता की क्षति होती है। सह विलुप्तता को एक्सटिंक्शन, आइए एक एक करके समझते हैं जो यहाँ पर जरूरी है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा, लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है, डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब विदेशी जातियों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, एनसीईआरटी से हूबहू लिया गया है। तो जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी कर देती हैं, उनकी विलुप्ति का कारण बनती हैं। तो होता क्या है कि कई बार जो बाहरी जातियाँ होती हैं, बाहरी जातियाँ का मतलब हो गया कि बाहरी जाति का मतलब हो गया कि हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है। यूकेलिप्टिस आपने देखा है, यूकेलिप्टिस, तो यूकेलिप्टिस जो है ये आपको पता है पिछले क्लास से कि ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था भारत में, एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें जो है भारी संख्या में 100, 200, हजारों पेड़ एक साथ में यूकेलिप्टिस के लगाए जाते थे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के तहत। लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि यूकेलिप्टिस तो भाई बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशन ले रहा है, मृदा से बहुत ज़्यादा जल ग्रहण कर रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है, आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी तक नहीं पहुँचने दे रहा। तो यूकेलिप्टिस को जो है इकोलॉजिकल डिजास्टर, पारिस्थितिकी आपदा घोषित किया गया कि यूकेलिप्टिस तो जो है बाहरी जाति है, तो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में वेल डेवलप था, वहाँ पे दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे भारत में लाया गया तो इसको इतना जल मिल गया कि जो है पिए जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रहा है, मृदा अपरदन का कारण बन रहा है। जो आसपास में जो अन्य पेड़ पौधे हैं उनको जो है जल नहीं मिल पा रहा है, उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो ये रीजन थे। तो विदेशी जाति
कई बार बाहरी जातियाँ अनजाने में लाई जाती हैं या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य में एक क्षेत्र से लाई जाती हैं। उदाहरण हमने बता दिया, आक्रामक हो जाती है, स्थानिक जातियों को कमी करती है, उनकी विलुप्ति का कारण बन सकती है। चलिए उदाहरण यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी का। जब नील नदी की मछली, नील नदी आपको पता है अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ये सब हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो नील नदी की बात करें तो नील नदी की मछली है जिसका नाम है नाइल पर्च। तो नील पर्च नाम का या नाइल पर्च नाम की जो मछली थी उसको क्या किया गया, पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील, हमने आपको विक्टोरिया झील के बारे में भी बताया है। तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी साफ पानी की, ताजे पानी की झील है और विश्व की दूसरे ये साफ पानी की झील है सबसे बड़ी। तो विक्टोरिया झील में जब इनको लाया गया, नील नदी की मछली नाइल पर्च को विक्टोरिया झील में जब डाला गया तो झील में रहने वाली पारिस्थितिकी रूप से बेजोड़, तो उस झील में विक्टोरिया झील की जो पहले से अच्छी खासी एक मछली थी सिचलिड मछली, तो जो सिचलिड मछली थी वो उनकी संख्या अच्छी खासी मात्रा थी और वो स्टेबल थे। स्टेबल का मतलब है कि पूरी तरीके से एडजस्टेड थे इस वातावरण से, इस पर्यावरण से। लेकिन जब इन मछलियों को लाया गया नाइल पर्च का, तो नाइल पर्च ने इनसे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और इनका जो है नकारात्मक असर पड़ा। सिचलिन मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। किनके कारण? नाइल पर्च को लाने के कारण। नाइल पर्च कहाँ पे एडजस्टेड थी? नील नदी में। लेकिन विक्टोरिया झील में जब लाया गया तो विक्टोरिया झील की जो सिचलिन मछली थी इनकी 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई। इनको जो है भोजन नहीं मिल पाया, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, ये डेवलप नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये आक्रामक प्रजाति का काम किया नाइल पर्च ने। और इसने जो, जैसे हमने यूकेलिप्टिस का उदाहरण दिया, वैसे ही जल में इसने जो भी न्यूट्रिशन वगैरह था ये बहुत भारी मात्रा में लेते थे, जिसकी वजह से जो सिचलिन मछलियों की संख्या वो जातियाँ वो विलुप्त होने लगी। तो नाइल पर्च किसका उदाहरण है? आक्रामक प्रजाति का। तो एलियन स्पीसीज का, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का उदाहरण है नाइल पर्च। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया गाजर घास पैरथीनियम, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का लैंटाना वाटर हाइकिंथ, जिसको जलकुंभी भी कहते हैं, तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और उदाहरण आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है कैलेरियस गैरीपाइंस। तो अफ्रीकन कैटफिश थी, मत्स्य पालन के उद्देश्य से भारत में लाया गया था इनको। कैलेरियस गैरीपाइंस मछली नाम है और ये हमारी नदियों में जब लाई गई तो ये अब जो हमारी मछलियाँ हैं जो जिनको हम अशल्क मीन बोलते हैं, जो कैटफिश प्रजातियाँ जो भारत की नदियों की कैटफिश प्रजातियाँ थी उनके लिए खतरा पैदा हो गई हैं। तो अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस गैरीपाइंस किसका उदाहरण है? तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का, आक्रामक विदेशी प्रजाति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सह विलुप्तता क्या होता है। तो सह विलुप्तता को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पे वापस जाना पड़ेगा, सहजीविता। और उससे भी पहले, सहजीविता से पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? सहोपकारिता। तो म्यूचुअलिज्म, जिसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, और सहजीविता को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और हमने बात किया था सहोपकारिता में दोनों प्रजातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं, लेकिन सहजीविता में इस कदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जैसे फेमस उदाहरण हम आपको बताए थे, क्या होता है? लाइकेंस। तो जो लाइकेन होता है वो एल्गी और फंगस का उदाहरण होता है। ऐसे हमने आपको बताया था कि जो कोरल होते हैं, कोरल और जूजेंथली के बारे में भी हमने बताया था। तो वो उदाहरण किसके थे? तो उदाहरण थे सहजीविता के। अब यहाँ पर एक रूप में समझिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल विरंजन का जो है घटना हो रही है, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन में जल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जल का टेम्परेचर बढ़ने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, उससे घटना होती है जिसको हम प्रवाल विरंजन बोलते हैं। प्रवाल विरंजन होता क्या है? कोरल अपना जो चमकीला रंग है वो खो देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद होने का मतलब है कोरल खत्म, कोरल डेड। और कोरल का जो लाल रंग है, या लाल रंग नहीं कहेंगे, जो चमकीला रंग है, और जो ये कोरल सूक्ष्म जो शैवाल होता है जिसको हम जूजेंथला बोलते हैं, तो जूजेंथला के कारण चमकीले और रंगीन होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जूजेंथला को खतरा हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण जूजेंथला का नुकसान हुआ, और उनके नुकसान होने के कारण जो इनके वजह से जो कलर मिलता था, रंग मिलता था जो है कोरल्स को, वो नहीं मिल पाया, जिसके वजह से प्रवाल विरंजन हुआ और कोरल सफ़ेद होने लगे। और कोरल विरंजन या प्रवाल विरंजन की घटना है, ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड घटना है। तो कुल मिलाकर जब जूजेंथली पर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा आया, तो इनसे खतरे में कौन आया? कोरल खतरे में आ गए, कोरल सफ़ेद हो गए। कोरल सफ़ेद मतलब
अब वो रहने लायक नहीं रह गए, तो अब वो जैव विविधता नहीं दर्शा पाएंगे, एक हिसाब से डेड हो गए। तो जू जेंथली यहाँ पर बात करें तो जू जेंथली को खतरा हुआ तो कोरल भी खतरे में आ गए। तो यही उदाहरण है सहविलुप्तता का। सहविलुप्तता क्या होता है? सहविलुप्तता कि जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होने लगते हैं, यही सहविलुप्तता है। ठीक है, जब एक पर दूसरी आधारित है, उसके बिना नहीं रह सकती, तो अगर एक को दिक्कत होगा तो दूसरा भी खतरे में आ जाएगा। जैसे एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है मान लीजिए, तो उसकी जो विशिष्ट परजीवी का भी क्या होगा, वो भी विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। वो जिन पर डिपेंडेंट थे, जिनको खाने के लिए, वही विलुप्त हो गई। तो परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होगी तो उनके विशिष्ट परजीवियों का भी वही हाल होगा, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है, विकसित परागणकारी। ये सब एनसीईआरटी के उदाहरण है। तो विकसित परागणकारी सौहपकारिता में, जिसको हम को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, तो सौहपकारिता का उदाहरण यहाँ पे भी एक दर्शाया गया है। एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। तो जैसे पॉलिनेशन जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पॉलिनेशन में जैसे तितली मदद करती है, तो एक उदाहरण हो गया हनी बी हो गया। हनी बी और तितली ये सब मदद करते हैं पॉलिनेशन में, परागण में। अब मान लीजिए कि परागण जो पौधा है वो विलुप्त हो गया। अगर वो पौधा विलुप्त हो गया तो उस पर डिपेंडेंट थी हनी बी और तितली, पॉलिनेशन के वजह से इनको न्यूट्रिशन मिलता था। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हनी बी और तितली है ये भी खतरे में आ जाएंगी। तो यही उदाहरण है किसका, सहविलुप्तता का। एक पादप के विलोपन से उस पर जो डिपेंडेंट कीट है, जो हनी बी है, जो तितली है, वो उसका विलोपन भी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये उदाहरण है विकसित परागणकारी सौहपकारिता का। तो को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जिसमें एक पादप का विलोपन हुआ तो उस पर जो डिपेंडेंट कीट है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी हमने आपको उदाहरण सहजीविता का दिया था, सहजीविता का, तो सहजीविता का जो भी हमने उदाहरण आपको दिया था, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या सौहपकारिता का भी जो भी उदाहरण है, तो उस पर जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक पे खतरा आएगा तो दूसरा समाप्त हो जाएगा। एक गायब हुआ तो दूसरा भी गायब हो जाएगा, एक विलुप्त हुआ तो दूसरा विलुप्त हो जाएगा। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जैव विविधता का संरक्षण। दो प्रकार से देखते हैं। पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरा है बाह्य स्थानीय कंजर्वेशन, स्थानीय संरक्षण, जिसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण हम दो प्रकार से करते हैं। पहला संरक्षण क्या होता है कि जो प्राकृतिक आवास या पर्यावरण होता है, जो भी प्राकृतिक आवास प्रकृति ने दिया है, तो प्राकृतिक आवास या पर्यावरण में जो संरक्षण होता है जैव विविधता का या प्रजातियों का, उसको हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण में प्राकृतिक आवास से अलग ले जाते हैं, अलग स्थानों पर प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो बाह्य स्थानीय में प्राकृतिक आवास से अलग कर दिया जाता है, अलग स्थानों पर आर्टिफिशियल जगहों पे ले जाया जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया जाता है पूरा एक जो है पर्यावरण आर्टिफिशियल रूप से जनरेट किया जाता है, जिसको हम बाह्य स्थानीय संरक्षण बोलते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। तो स्वस्थानीय संरक्षण का इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू का मतलब होता है साइट, इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब है कि प्राकृतिक आवास है तो प्राकृतिक आवास में ही, और एक्स सिटू का मतलब होता है आउटसाइड द साइट, यानी जो प्राकृतिक आवास है उसके बाहर। तो प्राकृतिक आवास में जब संरक्षण करेंगे तो स्वस्थानीय संरक्षण होगा, प्राकृतिक आवास से बाहर करेंगे तो बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। चलिए उदाहरण देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भी है, नेशनल पार्क्स हैं, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान किसके उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन के। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों एक ही प्रकार के हैं, कुछ क्राइटेरिया से अलग हो जाते हैं। तो ये तीनों उदाहरण हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, स्वस्थानीय संरक्षण के। प्राकृतिक पर्यावरण में इनको रखा जाता है, जहाँ पर होते वहीं पर रखा जाता है। पवित्र उपवन होते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स। तो सेक्रेड ग्रोव्स या पवित्र उपवन भी किसके उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण के। जहाँ पर पाए जाते हैं वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है, उन्हीं पर इनकी जो, और इनको पूजा भी किया जाता है, इसलिए पवित्र उपवन नाम है इनका, सेक्रेड ग्रोव्स नाम है, इनकी पूजा भी की जाती है। और पूजा करने का एक बहुत बड़ा कारण यही रहता है कि इसके माध्यम से हम संरक्षण कर पाएंगे। मेघालय की खासी जयंतिया पहाड़ियाँ में मिलते हैं पवित्र उपवन, राजस्थान के अरावली में मिलते हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर वाले क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र बस्तर वाला, वहाँ पर मिलते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि पवित्र उपवन किसका उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण का। फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट। अभी आपने देखा था कि जैव विविधता हॉटस्पॉट हमने पढ़ा था, जैसे भारत में जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है,
एक एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वो क्षेत्र होते हैं जहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, स्पीसीज रिचनेस बहुत अधिक होती है और उच्च स्थानिकता होती है, हाई इंडिमिज्म होता है। 1500 प्रजातियाँ आपको याद आ गई होंगी प्लांट के, पादप के। तो और ये हॉट स्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर नुकसान हुआ होता है, इसीलिए इनको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है कि इनका संरक्षण किया जाए। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट भी क्या है, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जा रहा है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट किसका उदाहरण है, स्वस्थानीय संरक्षण का, इन सिटू कंजर्वेशन का। जैव विविधता हॉटस्पॉट आपको हो सकता है इससे पहले मालूम ना रहा हो, क्लियर हो गया होगा। 3 हॉट स्पॉट जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया था, चौथा हमने आपको बता ही दिया है कि जो है सुंडावन जो है सुंडालैंड का पार्ट है, निकोबार वाला पार्ट। तो जो 3 मुख्यतः भारत में पाए जाते यही है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा, हिमालय, ये मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं और सुंडालैंड का पार्ट है निकोबार वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक रिजर्व होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व होते हैं जो पूरे समुदाय द्वारा संभाले जाते हैं। तो सामुदायिक रिजर्व भी किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपका स्वस्थानीय संरक्षण का। उसी प्रकार जीन सेंचुरी होती है, जीन अभ्यारण्य होते हैं, तो ये भी प्राकृतिक आवास में ही इनको संरक्षण दिया जाता है, जीन्स का सुरक्षा संरक्षण किया जाता है। तो जीन सेंचुरी या जीन अभ्यारण्य किसका उदाहरण है, स्वस्थानीय संरक्षण का। अब आते हैं जो प्रमुख उदाहरण है बाह्यस्थानीय संरक्षण का। तो प्राकृतिक आवास से अलग स्थानों पर प्रजातियों का संरक्षण करना। पहला आपका फेमस उदाहरण है जंतु उद्यान। जंतु उद्यान को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, जिसको हम जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं। तो चिड़ियाघर ही है जंतु उद्यान, जूलॉजिकल पार्क्स, और जूलॉजिकल पार्क्स को सिंपल में क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। फिर है वनस्पति उद्यान, तो बोटेनिकल गार्डन्स हो गए। तो वनस्पति उद्यान जो भी दिल्ली में लोग रहते हैं, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी आप में से दिल्ली के भी हैं, तो जो भी दिल्ली के अभ्यर्थी हैं आप लोगों ने देखा होगा कि बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन भी है। तो जो बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है वो क्या है, तो वो वहाँ पर वनस्पति उद्यान जो बनाया गया है आर्टिफिशियल तरीके से बोटेनिकल गार्डन, वो वहीं पे है, उसी के नाम पे मेट्रो रखा गया है। और वनस्पति उद्यान किसका उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का, बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। फिर वन्य जीव सफारी पार्क। तो वन्य जीव सफारी पार्क जैसे बनाया जाता है, नोएडा में बनाया गया है, लखनऊ में तैयार किया जा रहा है, तो इनको तैयार किया जाता है। तो जो भी तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो वो आर्टिफिशियल हो जाएंगे, जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हो जाएंगे। तो वन्य जीव सफारी पार्क किसके उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के। फिर सीड बैंक, जिनको बीज बैंक बोलते हैं। और सीड बैंक या बीज बैंक का काम क्या होता है, तो सीड बैंक या बीज बैंक में जो कॉमर्शियल पौधे होते हैं, जो वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे होते हैं, उनके विभिन्न आनुवांशिक प्रभेदों को जो बीज होते हैं, जो भी उनके बीज होते हैं, उनको लंबे समय तक बीज बैंक में रखा जाता है। क्रायोजेनिक एक तरीका होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो क्रायोजेनिक तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, लंबे समय तक रखा जाता है। फिर है जीन बैंक। तो जीन बैंक भी उसी प्रकार से जैसे सीड बैंक उदाहरण है, वैसे जीन बैंक भी किसका उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का। इसमें जीन्स को संरक्षित करके रखा जाता है। चिड़ियाघर का हो गया पहले ही, जूलॉजिकल गार्डन्स के रूप में हमने देख लिया है। फिर है डीएनए बैंक। तो डीएनए बैंक में भी जो है डीएनए को संरक्षित करके रखा जाता है, और डीएनए को संरक्षित करके बाह्य स्थानीय का उदाहरण है ये। फिर है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम आपने छोटे मोटे एक्वेरियम देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम भी हैं दुनिया में। तो जो बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं, जलजीवशाला होते हैं, तो ये भी जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियों को रखा जाता है। मछलियों के अलावा और भी जो जातियाँ प्रजातियाँ, उनको भी, जल की जो प्रजातियाँ उनको रखा जाता है। तो एक्वेरियम ये आपका हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो उदाहरण आपसे हमने डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में आपसे बार बार पूछे गए हैं। और आप लोग का आज का जो क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम आपका प्रयास करेंगे कि पॉलिटी की क्लासेस आपका स्टार्ट करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग 5 बजे तक देख लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो भी PDF वगैरह सब कुछ एक साथ में आज सेंड कर दिया जाएगा।